गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम न्यू चैप्टर की तरफ बात कर रहे हैं। न्यू चैप्टर है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कोई भी सिस्टम, अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा था, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो सिस्टम था वो क्लोज था। तो क्लोज सिस्टम के अंदर हमने क्लोज सिस्टम किया, फिर उसके अंदर हमने टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों को हमने बाहर से हमने कुछ टेम्परेचर अप्लाई भी करी, और तब हमने पता चला कि हाँ सिस्टम में चेंजिंग भी हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम भी वैसा है। इक्विलिब्रियम भी हमारे पास क्लोज कंटेनर में होगा। जब भी हम क्लोज कंटेनर की बात करेंगे, क्लोज कंटेनर, तो हम कोई भी रिएक्शन देखेगा तो कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा स्टेट में भी होगा। ठीक है, तो स्टेट का चेंजिंग होना। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम है। अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम होगा तो कितने तरह का होगा, हो सकता है कि वो फिजिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और हो सकता है कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम, और हो सकता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम हो, थर्मल इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, हो सकता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये सब टाइप के इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम क्या है, तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे रिएक्शन के दोनों साइड, अगर हम एरो की बात करें, इक्विलिब्रियम हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ डिनोट करता है, इस तरह के सिंबल ही हुआ करता है। तो जहाँ पे सीसॉ, आपने देखा सीसॉ पे जब भी हम ऐसे अगर बात करते हैं सीसॉ, तो दोनों तरफ की वेट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में दोनों साइड बिल्कुल इक्वल हो, मतलब रिएक्टेंट की मास, प्रोडक्ट की मास अगर इक्वल है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। तो एक ऐसा स्टेट जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो और वहाँ पे रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्टेट एट विच द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बोथ आर इक्वल। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट मीन्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम आप इसे नोट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में डिफाइंड एज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम हम किसको बोलेंगे, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में जैसे चेंजिंग ऑफ स्टेट, अगर मैं फिजिकल इक्विलिब्रियम बात करूँ, द इक्विलिब्रियम इन विच द स्टेट चेंजेस और फिजिकल स्टेट विल चेंज, दैट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द इक्विलिब्रियम। जैसे मान लीजिए इसकी एक एग्जाम्पल लें हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में अगर कहता हूँ कि ये फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो एक ऐसा स्टेज, द स्टेज एट विच फिजिकल चेंजेस हैपन, मीन्स क्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास सॉलिड है, तो सॉलिड से ये मेरे पास गया लिक्विड, और लिक्विड से ये मेरे पास हो गया गैस। तो यहाँ से यहाँ अगर हम इसको हीट करा रहे हैं तो लिक्विड बन रहा है, और लिक्विड फिर से अगर हम हीट कराएंगे तो गैस, फिर से हम इसको कंडेंस कराएंगे और कूल कराएंगे तो लिक्विड, फिर हमने कूल किया तो सॉलिड। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट है जहाँ पे स्टेट की चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, फिजिकल इक्विलिब्रियम के बाद अगर हम बात करें कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो ये भी बातें कर लेते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये कहता है
अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बातें करूं तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये जैसे मान लीजिए PCl5 है, PCl3 बना प्लस Cl2 बना, ये किसी क्लोज कंटेनर में होगा तो रिएक्शन ऑटोमेटिक चलता रहेगा। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, दोनों ही आपस में घूमता रहेगा। तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। द प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। बातें समझ में आई? तो इसको भी हम बोल सकते हैं केमिकल, इसका भी डेफिनेशन नोट कर लेंगे। अब बात करें अगर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम ये कहता है कि टेम्परेचर बराबर हो जाए। सपोज थर्मल इक्विलिब्रियम, एक बॉडी है A, इसका T1 टेम्परेचर है, एक बॉडी है B जिसका T2 टेम्परेचर है। अगर मैं इसको दोनों को, अगर ये मेरे पास ये कूल है और ये मेरे पास हीटेड है, तो इसको इसके कांटेक्ट में अगर मैं A को B के कांटेक्ट में लाता हूँ तो दोनों की टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इक्वल, मतलब हीट का फ्लो होगा। तो ये हो गई मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हेन द सिस्टम बिकम थर्मली इक्वल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम है। अब अगर बात करेंगे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो एक मान लीजिए कंटेनर है और यहाँ पे हमने पिस्टन लगा दिया, तो एक्सटर्नल प्रेशर दबा रहे हैं, प्रेशर गैस का भी लग रहा है ऊपर की तरफ। जब एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, दोनों ही इक्वल हो जाए, जितना गैस के द्वारा प्रेशर लग रहा है उतनी पिस्टन के द्वारा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जहाँ पे वेपर प्रेशर, जहाँ पे जो प्रेशर है वो मेरा इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये भी है, ये सभी क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब इक्विलिब्रियम हम देखने के लिए निकालते कैसे हैं? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब हम चेक करेंगे तो उसमें आता है मेरे पास रेट लॉ। अच्छा, रेट लॉ क्या है? जैसे मान लीजिए रेट लॉ में हमने कहा A प्लस B है, दैट इम्प्लाइज C प्लस D बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। ये देखिए मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन लगा दिया, सिंबॉलिक फॉर्म कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो कंसंट्रेशन की जो फॉर्मूला है, जो ये कंसंट्रेशन है, इसकी फॉर्मूला होता है N/V, और इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन और अमाउंट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो जो कंसंट्रेशन है इसकी बातें मैं करूँ तो ये क्या है? रेट बता रहा है। इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं कि K जो है इक्विलिब्रियम है, और ये कैसे आया? KC बोलते थे, याद आ रहा होगा, आपने रीड किया होगा चैप्टर को। कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। मैं इसके बारे में बात करूंगा, ये फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है। ठीक है, कि कैसे ये फॉर्मूला बना होगा। तो जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम ये बताता है कि रेट जो है, रेट कैसे इक्वल है, दोनों की रेट हमारा बराबर कैसे हुआ करता है। रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ के अंदर होता क्या है। ठीक है, चलिए मैं इसकी तरफ बात कर रहा हूँ कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा। तो ये जो मेरे पास रेट है उसकी बातें मैं करूँ तो A प्लस B से C प्लस D गया। रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो मेरे पास इसकी, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, कंसंट्रेशन दो तरह की होगा, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। तो दो तरह की जो रेट है उसकी भी बात करेंगे हम। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ करता है उसकी बात करेंगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D। एक तो ऐसा सिंबल होगा, हो सकता है इससे जो है ये जो चेंजिंग हो रहा है इसको बोलते हैं एवरेज रिएक्शन। एवरेज रिएक्शन
एवरेज रिएक्शन क्या है? तो जब हम टाइम के अकॉर्डिंग निकालते हैं किसी भी रिएक्शन को, मेजर कर सकते हैं। एवरेज रिएक्शन, द रिएक्शन दैट कैन बी मेजर्ड। एक और होता है इंस्टेंटेनियस, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ए अपॉन डी टी। अब इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होगा? द रिएक्शन measured at very small time can be measured, cannot be measured, instantaneous reaction. So the reaction cannot measure, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब दो तरह की रिएक्शन है, या तो हम डी अपॉन डी टी से दिखाए, या तो हम कैपिटल इस तरह के दिखाए, तो एवरेज रिएक्शन। तो जो मेजर किया गया इक्विलिब्रियम रिएक्शन में सिर्फ एवरेज रिएक्शन की बात करेगी। हालांकि जो रिएक्शन है वो तो तीन तरह के होगा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, एवरेज रिएक्शन और एक स्लो रिएक्शन। तो जो स्लो रिएक्शन है उसका मेजर तो कर नहीं पाएंगे, इंस्टेंटेनियस है तो ये भी मेजर नहीं होता। लेकिन जो एवरेज रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम निकालते हैं। इक्विलिब्रियम पे हम ये देखते हैं कि उस रिएक्शन में कितने टाइम में वो रिएक्शन हुआ। अगर मान लीजिए हमने कहा कि N2 प्लस H2 है और ये NH3 बना रखा है, तो कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है, कैटलिस्ट कितने टाइम का अटैक कर रहा है, ये सभी इक्विलिब्रियम में आता है। इक्विलिब्रियम पढ़ने का एक ही मतलब है कि आप उस रिएक्शन में ये निकाल रहे हो कि कितने समय में रिएक्शन हुआ, और वो सिर्फ एवरेज रिएक्शन में ही निकाल सकते हैं। ठीक है।